Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106, or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। रोज की तरह हम आज भी ताजा आर्थिक खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, हम किसी भी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारा नंबर है 23314444, 23717106, और हमारा तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली के बाहर के जो श्रोता में फोन करना चाहते हैं वो एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली जी। शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम शरद। नमस्कार निखिल, नमस्कार राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस के साथ है राजेश। Country's steel production to double in the next 8 years, says Union Steel Minister Jyotiraditya Sindhya. Institutional investment in the domestic real estate touches $2.6 billion in the first half of this year. And on Wall Street, the Dow gains 0.2% in a volatile session. केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अगले 8 वर्षों में इस्पात का उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। वर्ष की पहली छमाही में घरेलू रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश $2.6 अरब तक पहुंचा और वॉल स्ट्रीट में डॉव ने अस्थिर सत्र में 0.2% की बढ़त दर्ज की। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगले 8 वर्षों में इस्पात का उत्पादन 120 मिलियन टन से 2 गुना होकर 240 मिलियन टन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्पात उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री सिंधिया ने कहा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में इस्पात की प्रमुख भागीदारी होती है। उन्होंने कहा कि भारत आज 120 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करके विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उन्होंने कहा कि इस्पात उत्पादन को दोगुना करने के लिए जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो अगले 8 वर्षों में हासिल कर लिया जाएगा। इस बीच हमारे साथ मुंबई से प्रदीप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो प्रदीप। हाँ सर जी प्रदीप, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो ज्यादा होता है, तो ये कैसा रहेगा? ऑप्शन अच्छा रहेगा ट्रेडिंग के लिए? चलिए प्रदीप, अच्छा रहेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव इसमें फ्यूचर आता है और ऑप्शन आता है। ऑप्शन होता है जो प्राइस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक प्रीमियम होता है, उसमें एक कॉल ऑप्शन होती है, एक पुट ऑप्शन होती है। तो मैं आपके सवाल से मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूं कि आप उसको करना चाहते हैं, पर मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप इसको थोड़ी इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। हम आपको मार्केट मंत्रा में तो जानकारी देते ही हैं, पर वो सवाल जवाब के माध्यम से होती है। एक प्रश्नकर्ता 1 या 2 सवाल ही कर पाता है एक बार में। पर ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन और पुट और कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत ही जोखिम भरा होता है, उसमें पैसे का नुकसान, क्योंकि पलक झपकने से पहले जो प्रीमियम होता है वो घटता बढ़ता रहता है। इतना जल्दी घटता बढ़ता है कि आप अगर स्क्रीन को देखेंगे तो आप जितनी देर में पलक झपकाएंगे उसके माइक्रो सेकंड में वो प्रीमियम, तो इसलिए बहुत जोखिम भरा होता है। आपको अगर ऑप्शन को मैं सैद्धांतिक रूप से, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी शेयर की प्राइस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक प्रीमियम होता है। उस प्रीमियम की ट्रेडिंग होती है। जब आप तेजी को ट्रेड करते हैं उसको कॉल कहते हैं, जब आप मंदी को ट्रेड करते हैं उसको पुट कहते हैं। और इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी होती है, और भी बहुत बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं उसको हेज करने के लिए। तो मैं आपको प्रदीप जी सलाह दूंगा, बहुत अच्छा आपका विचार है, पर बहुत ही जोखिम भरा है। और अगर आप करने का सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसा इसमें शुरू में मत लगाइएगा। थोड़े पैसे से भी ये शुरू हो जाता है, और किसी जानकार की देख रेख में इसको करिएगा। स्वयं आप इसको कोशिश सीधा मत करिएगा। जी। Joining us from Mumbai is Hasmukh. We welcome you, Hasmukh. Please ask your question.
या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग। कोहली सर, मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। ये जो मंदी आ रही है यूएस में, यूरोप में जी, उससे कमोडिटी के भाव जो और गिरेंगे जी, तो वो अपने हिंदुस्तान के लिए तो अच्छी बात है, तो उसमें अपनी मार्केट इतनी क्यों उसको रिएक्ट कर रही है नेगेटिवली? थैंक यू। देखिए क्या होता है कि पहली बात तो जहां तक मार्केट की बात है, दुनिया भर की मार्केट अमेरिका से क्यूज लेती हैं। आपने देखा होगा सुबह हमारी मार्केट जब शुरू होती है तो वो अमेरिका से क्यूज लेती हैं। और आज की जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज है, एक देश दूसरे देश पर निर्भर है, पूरी तरह से गुथा हुआ जैसे विश्व होता है ऐसा है। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि अमेरिका और यूरोप में अगर मंदी आती है, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूंगा क्योंकि अभी आई नहीं है, अगर आती है तो ऐसे में भारत पर ये जरूर है कि क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा, कमोडिटी सस्ती हो जाएंगी, जिससे भारतीय इंपोर्ट बिल कम होगा, भारत में सामान में कुछ फर्क पड़ेगा। पर मंदी विश्व के लिए बहुत अच्छी नहीं है और अगर ये अमेरिका यूरोप में आती है तो इस पर भारत का एक प्रतिकूल असर भी पड़ेगा। जहां अनुकूल असर पड़ेगा, प्रतिकूल असर भी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि देखिए, सामान का बहुत ज्यादा सस्ता हो जाना भी हंसमुख जी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में, हम बोलते हैं डिफ्लेशन। तो जितना इन्फ्लेशन ज्यादा खतरनाक है, डिफ्लेशन तो थोड़ा सा भी खतरनाक है। तो इसलिए मंदी का भारत में हमें खुश हो जाएं। हाँ, ये है कि भारत बाकी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बहुत तंदुरुस्त रहेगा। भारत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है और भारत अपने आप में एक दुनिया है। तो मुझे लग रहा है भारत पे उस मंदी का असर कम जरूर होगा, पर हम ये कतई नहीं कह सकते कि अमेरिका और यूरोप अगर मंदी में चला जाए तो भारत को खुश होना चाहिए। कुछ लिहाज से ठीक रहेगा, पर ज्यादातर कुल मिला के अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो भारत को भी इसका असर, इसका खामियाजा झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो हम निर्यात करते हैं, जितनी भी हमारी डीलिंग्स है अमेरिका यूरोप से, वो सब प्रभावित होंगी। तो इसलिए इसके डबल एज्ड स्वॉर्ड है ये, दो धारी तलवार जिसको कहते हैं। एक तरफ फायदा होगा, दूसरी तरफ नुकसान इससे ज्यादा हो सकता है। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नंद गोपाल। हेलो। हाँ जी नंद गोपाल जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, मेरा कोहली जी प्रश्न है जी, बोलूं क्या? जी पूछिए। जी कोहली जी, आगे का मार्केट का रुख कैसा रहेगा? देखिए, नंद गोपाल का आगे का रुख अपने पिछले एक हफ्ते में देखा, मार्केट ने कुछ राहत की सांस ली, मार्केट थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हफ्ता आया जिसमें हमें कुछ हरे निशान दिखाई दिए। पर क्योंकि आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा है तो मैं उत्तर को भी बहुत ही स्पेसिफिक रखूंगा। वो ये है कि इसी महीने अमेरिकन फेड की बैठक है, 26 जुलाई, अगर मैं तारीख ठीक से याद कर पा रहा हूं, 26 जुलाई के आसपास उनकी मीटिंग है। और उसमें जो रेट बढ़ाने के ऊपर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाता है या 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाता है, पहली ये बात। दूसरा, अमेरिका का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा। तीसरा, अमेरिका के जीडीपी के आंकड़े आएंगे। तो अगर अमेरिका की जीडीपी मान लीजिए ये जो पिछला क्वार्टर गया है इसमें भी नेगेटिव आती है, पिछले आपको जनवरी टू मार्च में आपको अगर आप फॉलो करते हैं 1.6% माइनस था। अगर ये फिर माइनस में जाती है तो टेक्निकली अमेरिका को रिसेशन में मान लिया जाएगा और इस कारण से यूरोप भी रिसेशन में जाएगा। तो अगर रिसेशन में जाता है और ऐसी नेगेटिव खबरें आती हैं फिर तो मार्केट यहां से फिर से एक नीचे का रुख दिखा सकता है। पर अगर मान लीजिए फेड ने बहुत ज्यादा रेट नहीं बढ़ाए और ऐसी दुख भरी खबरें नहीं आए तो मार्केट यहां से उल्टी चाल भी, मार्केट ऊपर को भी जा सकता है। उल्टी चाल में इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक तो नीचे ही जा रहा था। तो ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है नंद गोपाल जी। इस महीने के आखिर में खासकर आप नजर रखें और तब तक के लिए मार्केट, मुझे लग रहा है, इन खबरों को भुलाकर कुछ थोड़ा राहत की सांस ले रहा है। हम तो उम्मीद ये करेंगे कि राहत की सांस बुल रन में बदल जाए और मार्केट फिर से ऊपर जाने लग जाए। पर मुझे लग रहा है बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अभी आपसे पहले कोई श्रोता पूछ रहे थे और अमेरिकन बाजारों पर हम बहुत डिपेंडेंट हैं, उसको मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट्स कहते हैं। उस मार्केट में जो हरकत होती है उसका असर पूरी दुनिया पे होता है। तो इसलिए इंतजार करिए इस महीने के आखिर का। तब तक के लिए अगर तेजी चल रही है तो तेजी का फायदा उठाइए। पर मिडिल टर्म अगर आप ट्रेंड बनाना चाहते हैं तो मैं इस फेड की मीटिंग के बाद और रिसेशन के आंकड़े आने के बाद बताऊंगा। और बहुत बड़ी बात जो कि बहुत दिनों से हमारे आसपास घूम रही है, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध का संकट है, ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के चलते अगर अच्छी खबरें आ भी जाएं तो मुझे लगता है कि वहां युद्ध चल रहा है और मार्केट ऊपर जाए, ऐसा बहुत कम मतलब सैद्धांतिक रूप से मुझे दिखाई देता है जी। इट्स टाइम टू वेलकम आशीष फ्रॉम मुंबई विद अस। आशीष, वी वेलकम यू। Hello, I want to ask Mr. Kohli about this. I want to know कि when this venture capitalist और ये PE funds invest करते हैं स्टार्टअप में जी, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मतलब अभी देखा गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मोस्टली उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो
रेड में ही है, मतलब लॉस में ही है, तो वो हाउ दे अर्न एंड उनका इन्वेस्टमेंट सोर्स क्या रहता है कि वो बाकी इन्वेस्टमेंट बाकी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर पाते हैं? जी आशीष, देखिए दो हिस्से हैं आपके क्वेश्चन के। पहला तो उनका अर्निंग, देखिए अर्निंग सोर्स तो उनका जिस स्टार्टअप में उन्होंने पैसा लगाया और उस स्टार्टअप की जब वैल्यूएशन बढ़ती है तो वहां से जो उनको रिटर्न आता है या वो वैल्यूएशन से एग्जिट कर, इसको एग्जिट बोलते हैं हम स्टार्टअप की भाषा में, जब वो एग्जिट कर जाते हैं तो वो कमाकर एग्जिट कर जाते हैं अगर वैल्यू बढ़ जाती है। और दूसरा आपने पूछा कि इनका सोर्स क्या रहता है, तो देखिए वेंचर कैपिटल फंड बहुत लोगों को मिला के या कुछ जो अमीर निवेशक होते हैं वो मिला के फंड बनाते हैं। कुछ एक जगह क्राउड फंडिंग भी होती है कि कुछ लोग मिलके वहां के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े वहां के कैपिटलिस्ट हैं वो मिला के एक फंड बना देते हैं, तो वो वेंचर कैपिटल बन जाता है। उसमें बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस भी होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया बड़े बड़े बैंक जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी मिला के एक फंड बना देते हैं। हमारे भारत में भी कुछ बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने फंड बना रखे हैं जिसको वो अच्छे स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करके निवेश करते हैं। तो वेंचर कैपिटल भी एंजल, जिसको हम एंजल कहते हैं, जो कि सडनली परी बन के आके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और प्राइवेट इक्विटी भी, ये सब अमीर लोगों को या जिनके पास पैसा है, इसमें अमीर लोगों में मेरा सब आ गया, अमीर HNI हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भी आ गए, इसमें बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस भी आ गए जो बड़ी कंपनीज है, और इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक भी आ गए। तो जिसके पास बड़ा पैसा है वो कुछ लोग मिलके एक फंड बना देते हैं और उस फंड को वो निवेश करते हैं इस उम्मीद में कि आज अगर वो $100 निवेश कर रहे हैं, कल को उनका ये $200 $300 हो जाएगा अगर वो स्टार्टअप सक्सेसफुल रहा। पर ये बात सच है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स घाटे में भी चल रहे हैं, पर इनका बहुत लॉन्ग टर्म व्यू होता है। आशीष, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये लोग 5 से 10 साल का नजरिया रख के चलते हैं। 2-4 साल का घाटा को ये नहीं देखते हैं, ये पहले से इनको पता होता है और ये बहुत इत्मीनान से चलते हैं। और कुछ वेंचर फंड्स तो बहुत अच्छा कमा के भी जाते हैं। आप इस बात को जानते होंगे अगर आप VCs को और PEs को फॉलो करते हैं। जी, और थाने से गुरुनाथ है हमारे साथ में। हेलो गुरुनाथ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका प्रश्न पूछिए। सोनी सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। आज सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी देश में हमारे एक मंत्री का जो स्टेटमेंट आया था कि 5 साल के बाद हमारे देश में पेट्रोल तो पूरा बैन हो जाएगा, तो क्या सर आगे मतलब फ्यूचर में सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक या CNG से चलेगी? और ये जो नेचुरल गैस का सर हमारे देश में कितना प्रोडक्शन होता है, कितना भंडारण है? थैंक यू सर। गुरुनाथ जी, देखिए 5 साल तो मुझे छोटी अवधि नजर आती है। 5 साल में तो ऐसा नहीं लगता कि पेट्रोल हमारे देश से लुप्त हो जाएगा। पर हाँ, अगर हम थोड़ा और लंबा नजरिया लेके चलें, ये इस बात पे निर्भर करेगा गुरुनाथ जी कि कितनी रफ्तार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और जो विकल्प हैं पेट्रोल के उस पर काम चल रहा है, कितनी रफ्तार से इस पे रिसर्च और इस पे टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, कितनी रफ्तार से ऑटोमोबाइल्स आगे आ रही हैं नई नई टेक्नोलॉजी लाने में, इनको सस्ता करने में, और ये देर तक चले। बैटरी की गाड़ी में दिक्कत है वो देर तक नहीं चलती है। तो ये सब इस पे निर्भर करेगा। 5 साल तो मुझे थोड़ा सा कम पीरियड लगता है। मुझे लग रहा है आपको किसी मंत्री जी की स्टेटमेंट सुनने में कहीं कम्युनिकेशन गैप होगा। मुझे नहीं लग रहा किसी मंत्री जी ने कहा है कि 5 साल में यहाँ से पेट्रोल लुप्त हो जाएगा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, 10-1 साल का हम नजरिया लें तो शायद पेट्रोल की कंजम्पशन बहुत घट जाएगी। दूसरा, आपने नेचुरल गैस का पूछा। हमारे देश में भी बहुत नेचुरल गैस के भंडार है। यहाँ पर बायोगैस, यहाँ पर नेचुरल गैस भी कई तरीके की होती है गुरुनाथ जी। अब इसका कितना भंडार है, देखिए गैस के भंडार का सीधा क्योंकि गैस प्रोड्यूस की जाती है एक प्रोसेस से, जब भंडार होता है उसको एक प्रोसेस में डाल के उसको प्रोड्यूस किया, तो इसका ऐसे भंडार नहीं होता है। इसको एक प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस, क्रूड ऑयल का जैसे भंडार होता है, गैस का ऐसे सीधा भंडार नहीं होता। गैस को कई बार किसी प्रोसेस से भी उसका आउटकम होता है। तो ऐसे कोई भंडार का आकलन तो नहीं है, पर हमारे देश में भी नेचुरल गैस भरपूर है। सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी लाके और उसके पीछे इन्वेस्टमेंट लाके उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। उतनी नहीं है जितनी यूरोप में है और जितनी या कुछ खाड़ी के देशों में है, पर फिर भी हमारे यहाँ बहुत भंडार है। जी, Sharad, we are talking about oil. So Brent and WTI crude oil prices plunged below the $100 mark this week amidst the recession fears. And Brent crude was 105 per barrel. So how do you see it unfolding in the coming week? Well, I think this, Rajesh, before I answer the question, this also shows that how speculative, the whole concept is, the whole concept of trading in crude oil. Because the moment it hears recession, we haven't slipped into recession. I mean, no country as of now has been officially declared into recession. First of all, we should keep this into mind. Just the word recession
makes the crude oil prices crash. So I think this also shows the speculative trading which goes on in the oil. But going forward, yes, as I said, by the end of the month, Rajesh, when the economic data points come out from America, I think that will define the long-term price forecast for the crude oil, because if the recession actually sets in, then I think crude oil will come under beating, because see, one good thing about or bad thing about recession is, which I think it is very important to say it here, that the recession, the more you hear about it, the deeper you slip into recession, because people, the moment they start listening to recession, they start conserving their, the austerity measures come, they start spending less, they start investing less, they start traveling less. So the less becomes the buzzword. So I think if that recession comes, we can see crude oil prices going down further. But if recession doesn't turn out, you will see crude oil prices springing back. Of course, we should not forget the Russia-Ukraine activity which is going on in the part of Europe. That will also be a deciding factor for the crude oil prices going forward, Rajesh. और दिल्ली से गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. हेलो गौतम. हाँ जी जी, आपका प्रश्न पूछिए. धन्यवाद. कोहली जी, सर ये बताएं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे पंखा और ये ट्यूबलाइट एक्सेट्रा की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज हैं जिनके स्टॉक काफी टाइम से डाउन ही है और वो उठ नहीं पा रहे हैं. क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है अगले 1-2 महीने या 3-4 महीने में? और छोटा सा सेकेंडरी सवाल, अगले 3 से 5 साल के लिए सर कोई 3 या 4 सेक्टर बताएं जिनमें इन्वेस्ट करना लाभदायक होगा. धन्यवाद. बहुत डाइवर्स सवाल दोनों आपने पूछा. बिजली के सामान के पंखा बिजली बनाने वाली कंपनीज का स्टॉक डाउन आ रहा है, या देखिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लिंक्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड है. और मुझे लग रहा है जिस प्रकार भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश कर रही है, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जो 100 लाख करोड़ से भी ऊपर का भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है 2025 तक निवेश करने का, मुझे लग रहा है उससे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा. और जो PLI घोषित की गई हैं, मुझे लग रहा है PLI से भी भारतीय इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आगे आएंगी और इनका भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिखता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है. भले ही आपको शॉर्ट रन में आपको इसमें थोड़ी डाउन साइड दिख रही हो, पर मुझे लगता है आने वाले समय में आपको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकती है. दूसरा आपने पूछा कि कौन से 2 से 3 या 3 से 4 सेक्टर रहेंगे. जो 3 से 4 मुझे लगता है आप नजर रख सकते हैं एनर्जी सेक्टर पे, आप नजर रख सकते हैं डिफेंस सेक्टर पे, आप नजर रख सकते हैं FMCG सेक्टर पे, और आप नजर रख सकते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे, क्योंकि इन सब सेक्टर्स में भारत की जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड आने वाले समय में बहुत घरेलू डिमांड और विदेशी डिमांड. आपने अभी आंकड़ा में उदाहरण सिर्फ दे रहा हूं, 13,000 करोड़ का कल हमारा डिफेंस का पहली बार डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट का आंकड़ा निकल के आया है. ये बता रहा है कि पूरी दुनिया, जो भारत पहले डिफेंस इंपोर्ट करता था, आज दुनिया को भारत में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स की जरूरत है. तो मुझे लग रहा है ये जो मैंने आपको 4-5 सेक्टर बताए, इन पे आप नजर रखिए और लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करेंगे, मुझे लग रहा है आपको नुकसान नहीं होगा. पर आप कंपनीज का सिलेक्शन बहुत रैशनली करें. मेरी आपको ये सलाह है, कंपनीज को आंख बंद करके ना लगाएं, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपनी का स्ट्रक्चर समझ के तब आप निवेश करें. और सभी श्रोताओं को मेरी ये राय है, इसीलिए मैं राजेश और निखिल, मैं जहां जहां मुझे लगता है कि बाकी श्रोताओं के भी काम की बात है, वहां मैं थोड़ा सा उत्तर को लंबा कर देता हूं जिससे लोगों को ले. तो कंपनी का सिलेक्शन बहुत थॉटफुल तरीके से करिए, बहुत रैशनल तरीके से करिए. किसी सलाहकार की आपको मदद की जरूरत है, उसकी मदद लीजिए. बहुत सारी चीजें कंपनी में देखी जाती हैं, हम समय समय पर मार्केट मंत्र में उसका जिक्र भी करते रहते हैं. उत्तर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप इसमें निवेश करिए. मुझे उम्मीद है कि आपको मुनाफा इसमें जरूर होगा. जी. Shankar from Bhopal, please stay with us as we take the second headline story. The institutional investments in domestic real estate touched $2.6 billion in the first half of this calendar year, a growth of 14% over the same period last year. Investors are enthused by the recovery seen across the domestic real estate spectrum after COVID-19 induced disruptions. Domestic investors are back in the market with a 38% share in the first half of 2022. However, investments continue to be driven by foreign investors, wherein pension and sovereign funds are betting on income-yielding assets in the office, retail and industrial sectors. भोपाल से ही शंकर हैं हमारे साथ में. हेलो शंकर, आप हमें सुन रहे हैं? गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम एंड गुड इवनिंग कोहली जी.
गुड इवनिंग सर। अभी हम लोग को बड़े परेशान थे, ओपेक लोगों ने अपनी कार्टेल बना ली थी और हम कंज्यूमर कंट्रीज जो थे उनका खून चूसते थे, अपनी मर्जी से चलाते थे। अब ये बात हो रही है कि हम भी अपनी एक फोरम बना लें और उनके ऊपर कुछ दबाव डालें और अपनी रेट और उनकी रेट जो दादागिरी वो कम करें। तो इसका क्या फायदा भारत को होगा और क्या भारत को इसमें प्रखर रूप से बोलना चाहिए, इसके ऊपर मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल है, आप क्या मानते हैं मुख्य कारण FII का निकलना, जिन्होंने 73, 75 और 76 रुपए पे अपना माल इंडिया से बेचा और अब वो जब 85, 82 का डॉलर होगा तब आएंगे, तो क्या उनका निकलने का वो कारण ये था कि उनको लगा था इंडियन वैल्यूज बहुत हाई हो गई हैं एंड दे आर गेटिंग ए गुड डील ऑफ इन टर्म्स ऑफ डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट, और देयर वाज सम अदर रीजन दैट दे वर रियली थिंकिंग दैट यूएस में इंटरेस्ट ज्यादा आएगा? राजेश, इनका जो उसमें किस कंज्यूमर प्रोडक्ट का नाम ले रहे थे ये? Actually, he was talking about the cartel, the oil cartel. अच्छा, ठीक। देखिए, ऑयल कार्टेल की जहां तक बात है शंकर, सारे देश आप कह रहे थे मिल के एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र है 1945 से बना हुआ है, पर अब यूनाइटेड नेशंस का से भी ज्यादा रोल हो गया है। ये जो रीजनल कार्टेल, रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, क्वाड है, ऑकस है, I2U2 है, ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन बन के आ रही है, तो मुझे लग रहा है अब जो दुनिया है वो एक अलग पहलू में है। पहले जो पूरी दुनिया एकजुट एक सारी समस्याएं थी, मुझे लग रहा है हर रीजन की अलग समस्याएं, तो मुझे ऐसा उम्मीद कम लगती है शंकर के सारे देश मिलकर एक कार्टेल बना लें और उनका बहिष्कार करें या उन पर दबाव डालें या उनको हम कहें कि कीमत बढ़ाओ। कोशिश इसकी करी जाती है, आप देखेंगे ओपेक प्लस की जब भी मीटिंग होती है तो वहां पर ये कोशिश हमेशा की जाती है कि उन पर दबाव बनाया जाए, और हमने देखा ज्यादातर विकसित देश, अमेरिका जैसे देश उन पर दबाव बनाते हैं, पर अब हमने ये हाल में ये देखा है, मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं उसको, कि उन पे अब ज्यादा दबाव का असर नहीं होता। उन्होंने जो निर्णय लेना होता है वो करें, उनको पता है कि दुनिया को ऑयल की जरूरत है, हमसे लेंगे, खुश होकर लेंगे, नाराज होकर लेंगे, लेना तो उनको पड़ेगा। तो मुझे ये कार्टेल की संभावना कम लगती है। दूसरा, आपने पूछा कि जो पैसे की निकासी हो रही है ये क्यों हो रही है जी? नहीं, डॉलर का बढ़ना, रुपए का गिरना, इसका आउटकम है। इनकी निकासी का कारण है कि इनके अपने देश में जो खासकर अगर मैं उदाहरण के तौर पे अमेरिका लूं, तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं उसकी वजह से ये रिस्की एसेट से अपना पैसा निकालते हैं, और जब इनके देश में अच्छी ब्याज दर मिलने लग जाती है, इनको लगता है हम इतनी दूर जाके और इतने रिस्की एसेट में, स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, तो ये सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं। तो ये कारण है मुख्य जो निकासी का आपको कारण दिख रहा है। बाकी ये तो आउटकम है कि अभी ये 73-74 पे इन्होंने निकाला और 80 पे लाके करेंगे, वो इनको एक बोनस की तरह से फायदा हो जाएगा। हो सकता है दिमाग में होता हो कि अभी निकाल लें जब डॉलर बढ़ेगा, पर डॉलर का स्ट्रेंथ इसका आउटकम है, ये कारण नहीं है, क्योंकि ये तो एग और हैन प्रॉब्लम हो गई कि पहले उन्होंने निकाला कि पहले डॉलर बढ़ा, पहले उन्होंने निकालना शुरू किया, फिर डॉलर का स्ट्रेंथ शुरू हुआ। डॉलर के स्ट्रेंथ की और भी बहुत रीजंस हैं शंकर। हमारा जो इंपोर्ट है, आप देखिए कि गोल्ड का इंपोर्ट 106 मिलियन टन का हुआ है रिकॉर्ड जून के महीने में, तो मुझे लग रहा है वो इंपोर्ट का बिल बढ़ने से भी डॉलर पर आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है जी। But, Sharad, we've seen that in this month, the foreign investors have taken out $373 approximate million dollars, whereas the same period they took out $556 million. Yes, it has slowed down, Rajesh. Yes. It has undoubtedly. I mean, in fact, on an odd day, we even saw a plus in the FII overall activity. There was 1,000-1,200 crore. I was witnessing the last data. They brought in also, so maybe उनका जो अब दौड़ के अब सांस लेने का मन कर रहा है उनका, but I think the real picture, as I said, Rajesh, will come out when the final Fed rate declaration comes, the Fed minutes come later this month. Okay. Yeah. Yogendra from Delhi joins us now. Yogendra, we welcome you. हेलो। हाँ जी, सवाल पूछे योगेंद्र जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार योगेंद्र जी। कोहली जी, मैं जरा आपका सवाल है, मैं कॉर्पोरेशन सीनियर सिटीजन हूँ, 87 साल की मेरी उम्र है जी। कॉर्पोरेशन से तीसरा महीना चल रहा है, पेंशन ही नहीं आती, ना ही अपना जो तनख्वाह मिलती। योगेंद्र जी, पहले तो आपके प्रणाम, आप इतने सीनियर सिटीजन हैं और इस आयु में आप समय निकालते हैं हमसे बात करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। हमें बहुत खेद है योगेंद्र जी कि पेंशन नहीं आ रही। आप, मुझे याद आ रहा है इन्होंने पहले भी ये सवाल पूछा था, तो मुझे लग रहा है योगेंद्र जी काश हम आपके लिए जा सकते और हम पूछ सकते, क्योंकि ये किस डिपार्टमेंट में आप काम करते थे उस डिपार्टमेंट को पहले आपको संपर्क करना पड़ेगा, और उसका आसान तरीका यह है कि आप जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है
मैं आपको सलाह दूंगा, आपके बेटे या कोई भी घर में ऐसा है जो कि एक्टिव है, जो बैंक आता जाना, तो बैंक में आप एक जरूर पता करवाएं, क्योंकि कारण क्या है, जब तक नहीं पता लगेगा कि पेंशन वो क्यों नहीं दे रहे हैं, तब तक इसका सोल्यूशन दे पाना योगेंद्र जी बहुत कठिन है। तो मैं सलाह दूंगा आपको 2 जगह बैंक और जिस डिपार्टमेंट से आपने रिटायरमेंट ली है आप वहां पर संपर्क करें। कई बार कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, आपको कुछ अपनी फिटनेस का सर्टिफिकेट देना होता है, लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, उसकी वजह से रुक जाती है। मुझे लग रहा है कोई ऐसा ही कारण होगा, वरना आपके जैसे वरिष्ठ नागरिक की पेंशन रुक जाए ऐसा हो नहीं सकता। हमें बहुत खेद है और हम उम्मीद करते हैं कि जो मैंने बताया आप उसको कृपया करिए और हमें जरूर बताइएगा अगले हफ्ते कि उसका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ। जी। Moving on Wall Street, key indices ended little changed yesterday after a volatile session in which investors tried to comprehend how a robust jobs report would influence the U.S. Federal Reserve and its plans to aggressively hike interest rates. The U.S. Labor Department's data showed non-farm payrolls rose by 372,000 jobs in June. The Dow Jones Industrial Average fell 46 points or 0.2% to end at 31,338. The S&P 500 shed just 3 points to close at 3,899. But the Nasdaq Composite continued to rise for the 5th straight day yesterday, adding 14 points to 11,635. For the week, the Nasdaq gained 4.5%, while the S&P climbed 1.9% and the Dow gained 0.8%. मुंबई से हमारे एक श्रोता है पवार जो हमसे पूछना चाहते हैं प्रश्न अपना। हेलो जी, आपका प्रश्न क्या है? हेलो, मेरा डीमैट में शेयर्स दिख रहे हैं लेकिन एचडीएफसी सिक्योरिटी में दिख नहीं रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या हुआ होगा? आपने डीमैट में शेयर दिख रहे हैं पर एचडीएफसी सिक्योरिटी में, राजेश, एचडीएफसी सिक्योरिटी में क्या दिख नहीं रहा है? अच्छा, ये तो ऐसे वैसे होता नहीं है, पर इसका तो बड़ा आसान हल है पवार जी कि आप एचडीएफसी जिस ब्रांच में या जिस ब्रांच से आपका अकाउंट अफिलिएटेड है, आप वहां जाके संपर्क करें और वो आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कोई टेक्निकल लिंकेज, अकाउंट्स के लिंकेज में प्रॉब्लम हो, कई बार अकाउंट लिंक नहीं होता है, उसकी वजह से नहीं दिखता है। तो ये तो बहुत आसान, आप एचडीएफसी जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहीं तुरंत आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, थैंक यू। Bharat Bhushan from Delhi joins us now. Quickly, please ask your question, Bharat. जी नमस्कार सर। सभी को सर, मेरा सवाल ये है कि हमें खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम सुनते हैं तो हमें बड़ा ही गर्वान्वित महसूस होता है जी। परंतु सर साथ ही साथ सवाल ये है कि भारतीय खाद्य निगम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 19,70,000 लोग अभी भी भूखे में सोते हैं, जिनमें से 1,78,000 बच्चे होते हैं। आखिर ये यहाँ पे कमी किसकी, सरकार की, शासन की, प्रशासन की, वो लोग जो भूखे सोते हैं? धन्यवाद। देखिए भारत भूषण जी, आप दे रहे हैं, अब इन आंकड़ों की जो ऑथेंटिसिटी है वो हमें पहले देखनी पड़ेगी, क्योंकि 80 करोड़ लोग गरीब कल्याण योजना के अंदर कोविड के टाइम से और आज तक उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भूखे सोते हैं, ये तो आज का जो हमारा देश है वो हम इस बात को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। कहां से ये आपने, जब तक इन आंकड़ों को मैं पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करूंगा, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मुझे इतनी जानकारी है और आपने स्वयं भी कहा कि हमारा देश फूड सरप्लस है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अब भूखा नहीं सोता है। किस हालात की आप बात कर रहे हैं, किस रीजन की बात कर रहे हैं, ये जब तक राजेश आप एग्री करेंगे, जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे इन आंकड़ों को, मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरे नॉलेज के हिसाब से हम फूड सरप्लस हैं और गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो गरीब कहलाता है या जिसके पास खाने का संसाधन नहीं है, वो 5 किलो अनाज सरकार से जाके हर महीने ले रहा है। जी। Yeah, Sharad, you mentioned about how critical the Fed meeting is going to be, but looking at the 5 days that we have had, the stocks have rallied quite a bit. And the Federal Reserve, you think, will be able to curb inflation without tipping the economy into a recession? Well, I think the choice is Hobson's right now, Rajesh, because I think the first target would have to be inflation. They will not even look at the growth factor right now because inflation is top priority. शरद जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और शरद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close the headlines once again, country's steel production to double in the next 8 years, says Union Steel Minister. Institutional investment in the domestic real estate touches $2.6
billion in the first half of this year. And on Wall Street, the Dow gains 0.2% in a volatile session. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.